ऐसा क्यों है कि 2026 के अंदर अफोर्डेबिलिटी है वो कहीं ना कहीं बिजनेस को पूरी तरह कंप्लीटली वाइप आउट कर देगी। और हमने भी देखा है कि अफोर्डेबिलिटी वाला जो पोजिशनिंग है ना, इट अट्रैक्ट्स प्राइस सेंसिटिव क्लाइंट्स। वो फोकस करते हैं आउटपुट पे रादर देन आउटकम्स। इफ वी आर फिल्टरिंग द क्लाइंट्स, व्हाट आर द की एस्पेक्ट्स जहाँ पे आप बहुत ज़्यादा फोकस करते हो कि हाँ क्लाइंट में ये चीज़ें तो होनी चाहिए, या फिर ये चीज़ें होगी तो ये क्लाइंट हमारे लिए है, अदरवाइज इट्स अ बिग नो कि हमको नहीं करना उसके साथ वर्किंग। अगर वो सिर्फ नंबर ऑफ पोस्ट रील्स के लिए जुड़ रहे तो दैट इज अ बिग नो फॉर अस। मनी विदाउट माइंडसेट इज ऑल्सो अ बैड क्लाइंट। ओके, सो जुगल, वेलकम बैक टू द टाइटन पॉडकास्ट शो। ये कौन सा एपिसोड है अपना? थर्ड या फोर्थ? थर्ड एपिसोड है। थर्ड एपिसोड। तो लास्ट वाला एपिसोड काफ़ी अच्छा गया था, रिव्यूज़ भी काफ़ी अच्छे मिले, और कुछ एक पर्टिकुलर आप बोल सकते हो क्लाइंट्स या तो फिर एजेंसी को लेके कुछ एक क्वेश्चंस आए थे, ठीक है, जो काफ़ी जेनेरिकली बहुत ज़्यादा अकर होते हैं, ठीक है। तो मेजर ऑफ क्लाइंट्स का ये इनपुट था कि अफोर्डेबल जो वर्ड है वो अभी के 2026 में अगर बात करने जाए तो किस वे में बिजनेस को ख़त्म करने के लिए, या स्पेसिफिकली अगर मैं मार्केटिंग फील्ड की बात करूं, एजेंसीज की, ठीक है, डिजिटल मार्केटिंग एजेंसीज, उनकी बात करूं तो जो अफोर्डेबल वे में जाने का देख रहे हैं, अफोर्डेबल वे में काम करने का देख रहे हैं, ऐसा क्यों है कि 2026 के अंदर अफोर्डेबिलिटी है वो कहीं ना कहीं बिजनेस को पूरी तरह कंप्लीटली वाइप आउट कर देगी उनका। सो हाँ, अगर अपने बात करें अफोर्डेबल, अगर आपका मार्केट पोजीशनिंग है ना, तो वो डेफिनेटली आपकी लाइक एजेंसीज को, आपको मार्केटिंग की आपके मार्केटिंग एजेंसी को वो किल करेगा ही करेगा। क्योंकि ऑलवेज ये अरे हमने भी देखा है कि अफोर्डेबिलिटी वाला जो पोजीशनिंग है ना, इट अट्रैक्ट्स प्राइस सेंसिटिव क्लाइंट्स। अपने इंडिया में काम करते तो जो ऑलवेज जो प्राइस सेंसिटिव क्लाइंट्स होते हैं ना, वो क्या देखते हैं, वो फोकस करते हैं आउटपुट पे रादर देन आउटकम्स। दोनों बहुत सिमिलर दिखने वाले टर्म्स है, बट जो हाई टिकट जो क्लाइंट्स होते हैं ना, वो आउटकम पे फोकस करते हैं। कि उनका बिजनेस, ये जो एक्टिविटीज, जो अपने कंटेंट क्रिएशन एक्टिविटीज, जो अपने सोशल मीडिया मार्केटिंग, आपको जो भी करना है, वो सारी एक्टिविटीज का बिजनेस पे क्या इम्पैक्ट आ रहा है, उनका आउटकम अलग क्या आ रहा है, बस वो लोग उसी पे फोकस करते हैं। जबकि जो प्राइस सेंसिटिव वाले जो क्लाइंट्स होते हैं ना, वो फोकस करते हैं आउटपुट पे। ओके, कि मेरी नंबर ऑफ पोस्ट कितनी गई, नंबर ऑफ वीडियोस कितने बने, क्या हुआ। और वो दे ऑलवेज जो ये जो प्राइस सेंसिटिव क्लाइंट्स होते हैं ना, दे ट्राई टू कंपेयर इट विद डिफरेंट एजेंसीज। वो कॉन्स्टेंटली आपका कंपैरिजन करते ही रहेंगे। मतलब काइंड ऑफ इसके अंदर अगर एक सिंपल टर्म में बात करने जाऊं तो पैसा उनको लोकल वाला देना है, लेकिन ब्रांड उनको गुची, प्राडा, उस टाइप की बिल्ड करनी है। हाँ एग्जैक्टली। अगर आप रेफरेंसेस वगैरह भी अगर आप उनके देखोगे ना, तो वो अपनी ही इंडस्ट्री के, ये अलिक शायद अपने लास्ट अपने पॉडकास्ट में भी अलिक इसका अपने बात किया था कि क्लाइंट का जो रेफरेंस आता है, वो आता है उनकी इंडस्ट्री में जो टॉप, जो बड़े बड़े लोग जो ब्रांड्स की सोशल मीडिया मार्केटिंग के पीछे इतना पैसा इन्वेस्ट करते हैं मंथली, 1-1, 1.5 लाख रुपए, 5-5 लाख रुपए वो इन्वेस्ट करते हैं फॉर कंटेंट क्रिएशन, ब्रांड बिल्डिंग और बहुत सारी चीजें। और उनको वही लेवल का जो रेप्लिकेशन चाहिए जो उनकी ब्रांड को शायद वो सूटेबल है कि भी नहीं, वो भी नहीं देखते हैं। और उनको चाहिए कि वैसा सेम एग्जीक्यूशन अपने रेप्लिकेट ही तो करना है। आपको कंटेंट का, वीडियो का जो रेफरेंस है, वो आपको सीधा रेप्लिकेट ही तो करना है। तो वो ऑलवेज फोकस करते हैं कि आउटपुट पे। और दूसरा जो प्राइस सेंसिटिव जो क्लाइंट्स होते हैं ना, उनका कैसा होता है कि वो आउटकम पे तो फोकस नहीं करते, ऊपर से वो ट्रस्ट नहीं करते एग्जीक्यूशन पे, और वो स्ट्रेटेजी को ट्रस्ट नहीं करते। ऑलवेज जो हाई टिकट क्लाइंट होते हैं ना, वो इन्वेस्ट करते हैं और वो ट्रस्ट करते हैं अपनी स्ट्रेटेजी पे। करेक्ट। उनके लिए वैल्यू है जो स्ट्रेटेजी और एग्जीक्यूशन। अगर आप अफोर्डेबल आपका पोजीशनिंग रखोगे ना आपकी एजेंसी का, तो आप वैसे ही क्लाइंट्स को अट्रैक्ट करोगे जो आउटपुट देखेंगे, जो आपका रील्स और वगैरह कंटेंट पोस्ट वगैरह देखेंगे। फिर लास्ट में क्या आएगा क्वेश्चन कि अलिक इसका तो हमारे बिजनेस पे कुछ इम्पैक्ट ही नहीं आया। तो कहीं ना कहीं देखने जाए तो ये एक एजेंसी की रेपुटेशन को भी कहीं ना कहीं किल करता। करेक्ट, एग्जैक्टली। सो करेंटली अगर अफोर्डेबिलिटी की बात कर रहे हैं तो अफोर्डेबल के अंदर लोग क्लाइंट्स तो उठा लेते हैं, ठीक है, पर ऐसा क्यों होता है कि 10,000 के अंदर जो हम काम उठा रहे हैं वो हमसे 10 गुना ज्यादा सर्विस मांग रहा है जो हमारा 50,000 वाला क्लाइंट है उसके अगेंस्ट में? वेरी गुड क्वेश्चन।
एक बार अपने समझते हैं 10,000 वाला और 50,000, इसको आप कुछ भी ले सकते हो, लो टिकट और हाई टिकट। आप 25 और 1 लाख का भी कंपेयर कर सकते हो। चलो लेट्स कंपेयर कि एक 10,000 वाला क्लाइंट जो आपको हर महीने 10,000 रुपये दे रहा है वो क्या एक्सपेक्ट करेगा और उनका क्या माइंडसेट है, और 50,000 वाला जो होता है। तो जो लो टिकट क्लाइंट होते हैं ना, दे आर यूजुअली एक्सपेरिमेंटिंग। वो अनश्योर है, उनको खुद ही नहीं पता है कि उनको क्या चाहिए, उनको ब्रांड को किस डायरेक्शन में लेके जाना है, बिजनेस को क्या वैल्यू देना है, वो उनको खुद ही नहीं पता। वो अनश्योर, इसलिए वो एक्सपेरिमेंट कर रहे हैं, इसलिए वो बहुत सारी चीजें, इसलिए वो आपसे, आपकी टीम है ना, you're in low ticket clients, your team will end up doing lot of work, lot of revisions, और वो टीम भी एग्जॉस्ट हो जाएगी, क्योंकि क्लाइंट का कांस्टेंट इन्वॉल्वमेंट, कांस्टेंट इनपुट्स आता ही जाएगा, क्योंकि वो जो क्लाइंट है ना, वो खुद भी अभी वो एक्सपेरिमेंटल वाले फेज में है, वो भी अनश्योर है, तो उनको खुद ही नहीं पता है। जबकि एक हाई टिकट क्लाइंट होगा जो आपको 50,000 दे रहा है ना, वो क्लाइंट के पास क्लैरिटी है कि मुझे ब्रांड को किस डायरेक्शन में लेके जाना है, उन्होंने ऑलरेडी उतना पैसा इन्वेस्ट कर दिया है, तो दे आर इन्वेस्टिंग रादर देन एक्सपेरिमेंटिंग। प्लस दे वैल्यू द स्ट्रेटेजी। वो है ना, आप पे भरोसा करेंगे, आपकी टीम पे, कि अगर ये टीम इतने क्लाइंट्स कैटर कर रही है, इतने ये फील्ड का उनको एक्सपीरियंस है, उनके पास एक्सपर्टीज है, तो दे विल ट्रस्ट अवर स्ट्रेटेजी एंड अवर एग्जीक्यूशन। तो वो कम इनपुट देंगे, वो फोकस करेंगे आउटकम पे। तो वापस जो अपना कनेक्ट हो गया कि आउटपुट वर्सेस आउटकम आ गया, तो वही है कि 10,000 और 50,000 में यही डिफरेंस। सो सिमिलरली अगर बोलने जाए तो मेजर ऑफ जो भी लो टिकट क्लाइंट्स होते हैं, उनके अंदर अगर फिल्टर आउट के देखने जाए तो दे आर मोर फोकस्ड ऑन आउटपुट रादर देन आउटकम। हाँ एग्जैक्टली। उनको ये नहीं चाहिए कि भाई हमारा कितना काम ग्रो हुआ है, उनको ये चाहिए कि हमारा सोशल मीडिया पे कितना पोस्ट किया है। एग्जैक्टली। बट अल्टीमेटली कहीं ना कहीं ये माइंडसेट आ भी जाता है कि भाई उनको ये भी लगता है कि क्या करना है भाई, जैसे आपने बोला एक्सपेरिमेंटिंग फेज, उनको खुद ही नहीं पता है कि उनको ये पता ही नहीं है कि हम 6 की जगह पे 8 रील डालें। उनको क्या है कि मैं ज्यादा कंटेंट डालेंगे, हम ज्यादा पोस्ट बनाएंगे तो हमारा बिजनेस ज्यादा आएगा। नहीं, हम 6 वीडियो सिर्फ अगर 8 की जगह पे 10 की जगह पे सिर्फ 6 रील बनाएंगे, बट वो 6 मीनिंगफुल रील्स बनाएंगे, मीनिंगफुल कंटेंट बनाएंगे जिसके पीछे का कुछ पर्पस होगा। तो अगर पर्पसफुली कंटेंट क्रिएशन स्ट्रेटजी, वो स्ट्रेटजी बना के अगर उसको फॉलो करेंगे ना, बस उसके लिए ऐसा है कि उनको ट्रस्ट करना पड़ेगा। लो टिकट वाले क्लाइंट में ये चीज है कि लैक ऑफ ट्रस्ट, वो ट्रस्ट नहीं करते स्ट्रेटजी को, उनको बस ऐसा है कि मेरे कंटेंट बना के जाओ, कैसे भी करके बस पोस्ट डालते जाओ। ओके, तो वो एक दिक्कत आ जाती है। और जबकि हाई टिकट वो है जो आपने बात किया 50,000 वाला क्लाइंट है, 1 लाख रुपीज वाला क्लाइंट है ना, उनको बिजनेस समझ आ गया है, उनको मार्केटिंग, सोशल मीडिया मार्केटिंग का गेम समझ आ गया है, तो दे आर कॉन्स्टेंटली इन्वेस्टिंग। वो अपना अगर आप देखोगे ना, तो दे विल ऑलवेज कीप ऑन इंक्रीजिंग देयर सोशल मीडिया मार्केटिंग बजट, बिकॉज उनको पता है कि मेरा ROI कहाँ से निकल रहा है, मेरे बिजनेस पे क्या आउटकम क्या आ रहा है, मेरे बिजनेस पे क्या इम्पैक्ट आ रहा है, तो वो देखेंगे रादर देन कितना पोस्ट किया, कितना रील गया, वो सब। मतलब दे डोंट फोकस ऑन द आउटपुट, उनको आउटपुट से मतलब नहीं है, उनको आउटकम से मतलब। एग्जैक्टली। कि भाई 15 पोस्ट 18 पोस्ट का आपने एक सिनारियो बना रखा है, इट्स नॉट नेसेसरी कि आप 5 पोस्ट डालो 10 पोस्ट डालो, मेरे पास आउटकम आना चाहिए। एग्जैक्टली। इट्स नॉट अबाउट द आउटपुट, इट्स अबाउट द आउटकम। एस यू आर ऑल्सो रनिंग एन डिजिटल मार्केटिंग एजेंसी, ठीक है, आप भी मल्टीपल सर्विस प्रोवाइड करते हो। अब उसके अंदर अगर मैं फिल्टर आउट करने की बात करने जाऊँ, ठीक है, कि वो क्लाइंट आपके लिए सुटेबल है कि नहीं है, तो इफ वी आर फिल्टरिंग द क्लाइंट्स, व्हाट आर द की एस्पेक्ट्स जहाँ पे आप बहुत ज़्यादा फोकस करते हो कि हाँ क्लाइंट में ये चीज़ें तो होनी चाहिए, या फिर ये चीज़ें होगी तो ये क्लाइंट हमारे लिए है, अदरवाइज इट्स अ बिग नो, इट्स अ बिग क्रॉस कि हमको नहीं करना उसके साथ वर्किंग। नाइस, गुड क्वेश्चन। तो हमारा जो इंटरनल जो प्रोसेस है ना, वो मैं आपको बताता हूँ कि हम लोग कैसे करते हैं। वी डोंट फिल्टर बेस्ड ऑन मनी। वो क्लाइंट पैसा कितना दे रहा है वो मैटर अभी के लिए नहीं करता है। फर्स्ट फिल्टर वो नहीं होता पैसा, फर्स्ट फिल्टर होता है कि पहले तो वो देखते हैं कि उनका माइंडसेट क्या है, क्या वो हमसे जुड़ रहे हैं। अगर वो सिर्फ नंबर ऑफ पोस्ट रील्स के लिए जुड़ रहे हैं तो दैट इज अ बिग नो फॉर अस। अगर उनको जेन्युइनली बिजनेस को स्केल करना है, बिजनेस को ग्रो करना है, एक प्रॉपर स्ट्रेटेजिक वे में उनका जो मार्केटिंग वगैरह जो है पूरा लेके जाना है। जब हम एक क्लाइंट के साथ जुड़ते हैं तो क्लाइंट के साथ हम लोग एज अ ग्रोथ एजेंसी जुड़ते हैं। वी आर नॉट जस्ट अ सोशल मीडिया कंटेंट क्रिएशन एजेंसी।
वी आर देयर ग्रोथ पार्टनर, कि उनके बिजनेस में अगर वो कोई अगर रियल प्रॉब्लम सॉल्व कर रहे हैं और उनके जो बिजनेस के पेन पॉइंट्स है वो हम लोग अलग कैसे हमारी सर्विसेज के थ्रू, क्रिएटिविटी, टेक्नोलॉजी, मीडिया, मार्केटिंग, एआई या फिर किसी के भी थ्रू हम लोग कैसे वो बिजनेसेस को सॉल्व कर सकते हैं, वो बिजनेस के पेन पॉइंट को सॉल्व कर सकते हैं। तो वो हम देखते हैं कि उनको जेन्युइनली उनके बिजनेस के प्रॉब्लम्स को सॉल्व करके एक स्केलेबल बिजनेस बनाना है, तो इट इज अ बिग यस। अगर वो सिर्फ हमारे पास इसलिए आ रहे हैं कि सब लोग मार्केटिंग करवा रहे हैं, सब लोग सोशल मीडिया पे कंटेंट बना रहे हैं, इसीलिए हमें भी करवाना है, तो दैट इज अ बिग नो फॉर अस। हम लोग वो भी देखते हैं कि कल्चरल फिट कितना है, डू दे वैल्यू द प्रोसेसेस एंड टाइमलाइन। मार्केटिंग इज ऑल अबाउट द प्रोसेस। अगर उनको इंस्टेंट रिजल्ट की एक्सपेक्टेशन है तो दैट इज अ बिग नो फॉर अस। अगर उनको ऐसा है कि जेन्युइनली हमारा प्रोसेस समझ के वो प्रोसेस में काम करके वो स्ट्रेटेजी को फॉलो करना है, so इट्स ऑल अबाउट ट्रस्टिंग द स्ट्रेटेजी एंड ट्रस्टिंग द एग्जीक्यूशन। हम भी ऑफकोर्स ऐसा चाहते हैं कि वो क्लाइंट है उनके बिजनेस का जेन्युइनली ग्रोथ हो, बट ग्रोथ के लिए भी सर्टन प्रोसेसेस एंड टाइमलाइन जो हमारा है वो फॉलो होना जरूरी है। अगर क्लाइंट वो माइंडसेट में है तो वो कल्चरल फिट है। तो कल्चरल फिट इज ऑल्सो अ टर्म जो हम लोग देखते हैं कि वो क्लाइंट का कैसे है। तो ये बहुत सारी चीजें हैं, आर दे द डिसीजन मेकर और नॉट, ये भी एक दिक्कत आती है। एक होता है बिजनेस ओनर, उसके नीचे उनके पास अगर वो बिजनेस बड़ा है तो एक डायरेक्टर के बाद उनका जो आता है मैनेजर्स के लेवल पे डील होती है। तो टीम के साथ जो मार्केटिंग एजेंसीज में भी जो हमारी टीम होती है उसमें हमारी टीम के साथ जो ब्रांड मैनेजर है उनका जो कोऑर्डिनेशन है वो होता है एक, वो जो बिजनेस ओनर्स है उसके मैनेजर्स के साथ। तो बहुत बार क्या होता है कि मैनेजर्स आर नॉट द डिसीजन मेकर्स, बट उनके जो उनके जो इनपुट्स है उस पे से ये स्ट्रेटेजी को फॉलो करके फिर हम लोग अगर काम करेंगे तो अल्टीमेटली एंड ऑफ द मंथ जब रिव्यू मीटिंग होगी तो वो बिजनेस ओनर है वो तो क्या देखेगा कि मेरा आउटकम कितना आया और मुझे क्या मिला। करेक्ट। तो बहुत बार हमने ये भी फेस किया है कि जो पॉइंट ऑफ कांटेक्ट है वो डिसीजन मेकर है कि नहीं। अगर वो बिजनेस ओनर ही डिसीजन मेकर है तो हम लोग सीधा डील उनसे ही करेंगे कि एक बार स्ट्रेटेजीज, कंटेंट क्रिएशन का पूरा स्ट्रेटेजी, मार्केटिंग स्ट्रेटेजी उनको समझा दिया, फिर उसी पे एग्जीक्यूट करना है। तो बहुत सारी चीजें हैं कि हम लोग इतने इतने क्वेश्चंस वगैरह फिल्टर करके उसके बाद हम लोग देखते हैं कि अगर उनका सही में ग्रो करने का विजन है, वो माइंडसेट के साथ अगर वो आ रहे हैं ना, तो हम लोग आरे क्लाइंट के साथ काम करते हैं, वरना फिर इट्स अ बिग नो अगर इफ दे आर ओनली लुकिंग फॉर नंबर ऑफ रील्स या फिर कुछ कंटेंट एंड पोस्ट। सो अल्टीमेटली एक अगर मैं सिंगल लाइन में समराइज करूँ तो मनी विदाउट माइंडसेट इज ऑल्सो अ बैड क्लाइंट। ओके। एक ऐसा ब्रूटली ऑनेस्ट रीजन, ठीक है, क्योंकि मैंने जस्ट रिसेंटली सुना था कि आपने क्लाइंट को ही फायर कर दिया। स्टाफ फायरिंग तो सुना था कि स्टाफ को फायर किया जाता है, लेकिन आपने क्लाइंट को फायर कर दिया। सो अगर ब्रूटली ऑनेस्ट रीजन मैं पूछने जाऊं उसका, तो ऐसा क्या रीजन था जिसके कारण आपने सामने से क्लाइंट को ना बोल दिया? मनी वॉज नॉट द इशू, दे वर पेइंग, बट फिर भी आपने ना बोल दिया। या सो क्लाइंट एलिमिनेशन प्रोसेस अभी हमने अलग इंट्रोड्यूस किया है, क्योंकि जैसे हमने आगे भी बात करी कि मनी वॉज नॉट एन इशू। क्लाइंट पैसा अगर टाइम पे दे रहा है, बट अल्टीमेटली मनी वॉज नॉट एन इशू, बट द मिसअलाइनमेंट वॉज द इशू। मिसअलाइनमेंट क्या होता है? इफ दे डोंट ट्रस्ट योर स्ट्रेटेजी, दे डोंट ट्रस्ट योर एग्जीक्यूशन, तो क्लाइंट है ना वो कॉन्स्टेंटली आपको वो इंटरफेयर करता ही रहेगा हर एवरी 3 days में। देखो एक प्रोसेस होता है कि आपने पूरा एक कंटेंट पिलर्स के बेसिस पे आपने एक स्ट्रेटेजी बनाया, मार्केटिंग स्ट्रेटेजी बना, कंटेंट कैलेंडर प्लान हुआ, उसके अकॉर्डिंग पूरा ये सारा कंटेंट एक महीने का प्लान हुआ है। अगर आप बीच बीच में अपना ही इनपुट देके कंटेंट चेंज करवा के रहोगे, डिजाइन चेंज करवाओगे, कुछ दूसरे ब्रांड्स के आप रैंडम रेफरेंसेस आप शेयर कर रहे हो कि आप ये बना दो, वो बना दो, ट्रेंड फॉलो करना है तो कुछ भी कर दो, ये कर दो, तो कांस्टेंट अगर आप वो क्लाइंट का इंटरफियरेंस आता ही रहेगा ना, तो एक तो देखो सबसे पहले टीम का एनर्जी ड्रेन हो जाएगा कांस्टेंट रिवीजन करते करते, एंड अल्टीमेटली योर टीम विल एंड अप डूइंग लॉट ऑफ वर्क जो लेस इम्पैक्ट क्रिएट करेगा। करेक्ट। इम्पैक्टफुल है ही नहीं वो काम। प्लस आपने जो स्ट्रेटेजी बनाई थी वो एग्जीक्यूट आपको करने नहीं मिली, अल्टीमेटली वो कांस्टेंट वो इंटरफेरेंस की वजह से। और वो भी क्यों होता है? वो जो मिस अलाइनमेंट का जो मैंने आपको बताया ना, वो होता है माइंडसेट का मिस अलाइनमेंट, क्योंकि दे डोंट वांट टू ट्रस्ट द एग्जीक्यूशन एंड द स्ट्रेटेजी। ऑल्सो वो बहुत शॉर्ट टर्म
आउटपुट वो लाइक उनकी जो एक्सपेक्टेशन ऑफ आउटकम है ना वो बहुत शॉर्ट टर्म है, मतलब लॉन्ग टर्म सोच ही नहीं रहे, मतलब काइंड ऑफ हो गया कि मैंने आज काम दिया तो कल से मेरे को रिजल्ट मिले, रिजल्ट करेक्ट। एग्जैक्टली। तो बट वो ये चीज नहीं समझते कि भाई एक बच्चे को भी पैदा होने के बाद साल भर लगता है एग्जैक्टली बोलने और चलने के लिए। सेम अगर शादी की भी बात करने जाए तो उसमें भी सगाई फाइनल होने से लेके सगाई से लेके भी 6 महीने एटलीस्ट लगते हैं। इट्स अ प्रोसेस। हम लोग भी वही, और जो क्लाइंट एक एजेंसी के साथ वो कल्चरल फिट में बैठ के 6 महीने काम कर लेता है ना, फिर उनको भी समझ आ जाता है कि एक्चुअल में क्या अपने बिजनेस को वैल्यू ऐड कर रहा है और कौन सा इम्पैक्टफुल काम है और कौन सा जो काम है वो लो इम्पैक्टफुल है। तो उनको भी समझ आ जाता है अलग बाद में कि चलो उनके तरफ से अगर आ रहा है, इतना बिजनेस मिल रहा है और अगर बिजनेस में इम्पैक्ट क्रिएट हो रहा है तो फिर वो समझेंगे। बट इनिशियली वही कि हाँ हमने क्लाइंट एनिमुलेशन प्रोसेस बेस्ड ऑन दिस लाइक हमने चालू किया कि देखो अल्टीमेटली मैं आपको एक सिंपल मैथमेटिक्स बताता हूँ जो एक एजेंसी ओनर को पता होना चाहिए। आपकी अगर 20 लोगों की एजेंसी है, 20 लोगों की टीम है अल्टीमेटली, ठीक है, एक बंदा एक दिन के 8 घंटे काम करता है और अपने एक महीने के 25 दिन मान के चले तो एक बंदा 200 घंटे काम कर रहा है, तो 200 आवर्स इंटू 20 लोगों की टीम, कंपनी के पास 4000 घंटे ही है। आपका डायरेक्टर ओनर आपका कुछ मत गिनो, अगर 20 लोगों की टीम है 4000 घंटे है, और अगर आप एक प्रोजेक्ट के पीछे अगर आप मान लो कि आपको एक पूरा प्रोजेक्ट आपको कंप्लीट करना है, उसके पीछे मल्टीपल लोगों के इनपुट्स लगेंगे, आपको इनपुट्स लगेंगे, तो एक प्रोजेक्ट अगर आप 400 मैन आवर्स में कंप्लीट कर रहे हो तो आप पूरे महीने में 10 क्लाइंट कैटर कर पाओगे क्योंकि आपके पास 4000 घंटे। अगर आप 200 मैन आवर्स में एक वो जो प्रोजेक्ट है वो कंप्लीट कर रहे हो तो आप 20 क्लाइंट कैटर कर सकते हो, करेक्ट, ठीक है। सेम लाइक अगर आप 50 में कंप्लीट कर रहे हो 50 मैन आवर्स में तो आप 80 क्लाइंट कैटर कर सकते हो। सो अल्टीमेटली इट्स ऑल अबाउट जो प्रोजेक्ट प्लानिंग के टाइम जो क्लाइंट का जो मैन आवर्स डिसाइड हुआ है बेस्ड ऑन दी मनी, वो क्या दे रहे हैं, वो क्या वैल्यू ऐड कर रहे हैं, वो ब्रांड कौन से स्टेज पे है। एक तो वो भी देखा जाता है कि अगर इनिशियली कोई न्यू ब्रांड है तो उसमें वो समझने में, वो खड़ा करने में टाइम ज्यादा जाएगा। तो ऑफकोर्स हम लोग वो सारे बेसिस पे जो प्लान किया है कि ये प्रोजेक्ट के पीछे आपको इतने मैन आवर्स जाने चाहिए टोटल, बट जो क्लाइंट का कल्चरल फिट नहीं है, जो उनका स्ट्रेटेजिक जो मिस अलाइनमेंट है, उसकी वजह से कांस्टेंट उनका इंटरफियरेंस और ये सब हुआ, जिसकी वजह से जो हमारी टीम ने क्या काम किया जो उन्होंने करवाया, फिर अल्टीमेटली कुछ इम्पैक्टफुल अलग उनको आउटकम मिला ही नहीं, और अल्टीमेटली काइंड ऑफ कॉन्फ्लिक्ट चालू हो वो फिर क्या बोलते हैं कि अरे यार हम लोग इतना काम कर रहे, इतना कंटेंट जनरेट कर रहे, इतना चीजें रेप्लिकेट कर रहे हैं, चीजों को साथ में एक और डायलॉग आता है, साथ में एक और डायलॉग आता है, इतना पैसा दे रहे हैं, इतना पैसा दे रहे हैं तो कुछ मिल नहीं रहा। तो इसलिए फिर हमने जो क्लाइंट का माइंडसेट है ही नहीं ना, जो स्ट्रेटेजी को वैल्यू नहीं करते, जो एग्जीक्यूशन को ट्रस्ट नहीं करते ना, वैसे माइंडसेट वाले क्लाइंट हमने हमारी प्रोसेस में से एलिमिनेट किए, चाहे वो पैसा टाइम पे दे रहे थे। बट एक चीज तो ये हमने करी, पिछले 1 साल में हमने तकरीबन 3 to 4 क्लाइंट्स एलिमिनेट किए जिनका माइंडसेट जो है एजेंसी माइंडसेट के साथ अलाइन नहीं हो पाया। ओके, तो अभी तक अपने जितना भी बात हुआ उसके अंदर ये चीज का क्लियरली इंडिकेट हुआ कि आउटपुट कैसे आता है, ठीक है, आउटपुट कैसे मेजर किया जा सकता है, बट व्हाट अबाउट आउटकम? अगर कोई बिजनेस को रिजल्ट मिला है नहीं मिला है, अगर आउटकम मेजर करना तो एक एजेंसी कैसे मेजर कर सकते, एंड वाइस वर्सा अगर किसी क्लाइंट को जानना हो कि ये एजेंसी के थ्रू हमको आउटकम मिला है कि नहीं मिला तो वो कैसे मेजर कर सकते हैं? ठीक है, तो मैं आपको जो हमारा प्रोसेस है वो मैं आपको बताता हूँ कि हम लोग कैसे करते हैं। आउटपुट और वो सब है ना, जैसे आउटपुट वर्सेस अगर एक आउटकम देखे, आउटपुट क्या होता है, इतने नंबर ऑफ पोस्ट गई, इतने नंबर ऑफ वीडियोस बने, इतने नंबर ऑफ लाइक्स आ गए, व्यूज आ गए, ये सब आउटपुट है। आउटकम क्या है, आपका रेवेन्यू कितना इंक्रीज हुआ, आपको इंक्वायरीज कितनी मिली, आपको क्वालिफाइड लीड्स कितनी मिली, आपको फुटफॉल कितना बढ़ा, आपके न्यू बिल्स बनने कितने चालू हुए, ये सब आउटकम है। तो हम लोग जो एक एवरी मंथ हम लोग जो क्लाइंट के साथ जो मीटिंग करते हैं तो ब्रांड मैनेजर्स उनको एक पूरा रिपोर्ट बना के देते हैं। वो रिपोर्ट के अंदर क्या होता है अल्टीमेटली, हाँ व्यूज, ऑफकोर्स व्यूज, लाइक्स और ये सारी चीजें अगर सोशल मीडिया के गेम में हो तो वो सब चीजें मैटर करती है, वो तो है ही, कितने पोस्ट के कितने रील्स है वो सब हम लोग लिख के देते हैं। बट अल्टीमेटली बात कैसे होती है, बात कहाँ पे होती है, एकदम क्लियर कम्युनिकेशन ऑन आपका। अगर कोई रेस्टोरेंट इंडस्ट्री है तो उनके पास ऐसे बहुत सारे बिलिंग सॉफ्टवेयर होते हैं, जैसे पेट पूजा हो गया, तो ऐसे जो उनके पीओएस जो सॉफ्टवेयर होते हैं उनके बिलिंग सॉफ्टवेयर में से डेटा मिल जाएगा
कि न्यू बिल्स कितने बने, रेवेन्यू कितना बढ़ा प्रीवियस मंथ से, ठीक है। अगर कोई रियल एस्टेट क्लाइंट है, कोई ऐसे बैंक्वेट वगैरह का क्लाइंट है, कोई जो इंटीरियर एंड फर्नीचर वाला शोरूम वाला क्लाइंट है, तो उनको रेलेवेंट इंक्वायरीज कितनी जनरेट हुई फॉर देयर बिजनेस, और जो उनके प्रोडक्ट है उनको लेके उनके पास कितनी अच्छी लीड नर्चरिंग सिस्टम है, जिन पे से जो इंक्वायरीज आए उसमें से कितने लोगों ने क्वालिफाई किया, तो जो उनको क्वालिफाइड लीड कितनी मिली, जितने लोगों ने जेन्युइनली उनके पास से विजिट करके शोरूम या फिर उनका साइट विजिट वगैरह करके, रियल एस्टेट है तो वो लोग साइट विजिट मेजर करते हैं, और अगर कोई रिटेल शोरूम है तो हम लोग शोरूम का विजिट्स वो करते हैं मेजर। तो ये रियल आउटकम है कि ये हम लोग अगर मंथ ऑन मंथ अगर हम लोग ट्रैक करते जाएंगे तो कोई बिजनेस ओनर आपको ये नहीं पूछेगा कि आपने कितना रील पोस्ट किया, कितनी पोस्ट गई, ये वो हम लोग उस पर बात ही नहीं करते। आउटपुट वर्सेस आउटकम में यही डिफरेंस है। तो अल्टीमेटली अगर आप मार्केटिंग एक्टिविटी करवा रहे हो तो ऑफकोर्स एज अ बिजनेस ओनर आप फोकस करोगे कि वो आपको बिजनेस को कितना वो इम्पैक्ट कर रहा है। मार्केटिंग शुड ऑलवेज इम्पैक्ट योर रेवेन्यू। इफ अगर वो आपके रेवेन्यू को इम्पैक्ट नहीं कर रहा है तो वो सिर्फ और सिर्फ नॉइज है। सो अगर देखिए इसके अंदर जैसे आपने बताया कि यहाँ पे जो अपना ये चीज़ है आउटकम के ऊपर बात की जाए, तो आउटकम के ऊपर इम्पैक्ट लाने के लिए कई लोगों के थॉट प्रोसेस होते हैं कि जस्ट नॉर्मल रील्स बना दो, थोड़ा बहुत अगर जैसे फूड है तो फूड मेकिंग का बना दो, ठीक है, कोई इंटीरियर का है तो बस खाली शोरूम दिखा दो। तो आपके हिसाब से रील या पर्टिकुलर इमेजेस या कराउजल्स जो भी बात करें, पर्टिकुलर अगर उस सेगमेंट में जा रहे हैं कि हम खाली उनके पर्टिकुलर प्रोडक्ट्स या जो सर्विसेज है उनको फोकस कर रहे हैं, तो क्या उससे रिजल्ट मिल सकता है, या पर्टिकुलर टारगेटेड एड जो है वो चलाने के लिए पर्टिकुलर मैसेज वाली जो चीज होती है वो डिलीवर करना ज्यादा जरूरी है? इसके ऊपर मेरा अगर मैं आपको बताऊं, मेरा पर्सनल जो मैं मानता हूं, माय बिलीफ इज कि, और ये हमने बहुत सारे क्लाइंट्स में हमने ये वाला फ्रेमवर्क हमने फॉलो भी किया है और उससे रिजल्ट्स भी जनरेट किए हैं। काफी सारे बिजनेसेस को ये फ्रेमवर्क से फायदा हुआ है। देखो अल्टीमेटली इट इज ऑल अबाउट आपके बिजनेस का जो पोजिशनिंग है, हाउ डू यू वांट कि आपका जो ऑडियंस है, टारगेट ऑडियंस है आपको, वो टारगेट ऑडियंस आपके कंटेंट को कैसे कंज्यूम कर रहा है और आपका कंटेंट देख के आपकी ब्रांड को कैसे वो परसीव कर रहा है, वो मैटर करता है। तो अल्टीमेटली कोई भी एक चीज दिखाने से, बार बार दिखाने से वो नहीं होगा, इसलिए कंटेंट पिलर्स बनाना बहुत जरूरी है। कि एक जैसे आपने बताया कि एक फूड मेकिंग वाला हो गया, तो वो एक आपका कंटेंट पिलर हो सकता है। फूड का अपना रेसिपी वीडियो हो गया, ऐसे हाई क्वालिटी फूड के शॉर्ट्स हो गए, वो कैरूजल्स हो गए, तो एक कंटेंट पिलर पे मल्टीपल कंटेंट बन सकता है। आपके कंटेंट पिलर्स पहले डिफाइन करना जरूरी है कि वो ब्रांड के कंटेंट पिलर्स क्या है। उसके ऊपर से फिर आप डिफाइन करो कि उसका कंटेंट मिक्स क्या रहेगा, कि ये कंटेंट पिलर पे इतने इमेजेस बनेंगे, इतने कैरूजल बनेंगे, इतने रील बनेंगे। वो रील्स का पर्पस, अगर हाँ रील्स का पर्पस सिर्फ व्यूज है तो अलग बात है। रील्स का पर्पस सिर्फ आपको बिजनेस के बारे में इंफॉर्मेशन देना है तो वो एक अलग पूरा एजुकेशनल कंटेंट बनेगा। अगर वो मेटा पे जाने वाला है तो मेटा एड्स का जो रील्स है वो एक अलग हुक से और उससे बनेगा पूरा, तो उसका पूरा स्ट्रेटेजी अलग रहता है। तो वो रील का पर्पस क्या है वो डिफाइन करता है कि अपना वीडियो है वो कैसे बनना चाहिए। तो वैसे डिफाइन होता है पूरा कंटेंट मिक्स। तो हम लोग वैसे कंटेंट पिलर्स को ध्यान में रख के हम लोग पूरा कंटेंट मिक्स का डिफाइन करते हैं कि ये कंटेंट पिलर पे कितना कंटेंट बनेगा महीने में। तो वैसे अगर हम लोग पूरा स्ट्रेटेजिक वे में अगर जाएंगे ना, तो जाके ब्रांड को वो उनका ब्रांड भी बिल्ड होता है, उनकी ब्रांड में एजुकेशनल कंटेंट भी बनेगा और उनको सेल्स भी जनरेट होगा, रेलेवेंट लीड्स भी जनरेट, क्योंकि हम लोग तीनों एक्टिविटी कर रहे हैं, ब्रांडिंग, मार्केटिंग एंड सेल्स। ओके, तीनों एक्टिविटी कर रहे हैं, नॉट जस्ट एक जो जैसे अगर आपने बोला कि अगर हम लोग सिर्फ फूड फोटोग्राफी और फूड ही दिखाते रहेंगे, रेसिपी वीडियोस ही दिखाते रहेंगे, तो उससे कुछ फुटफॉल नहीं आ जाएगा। आपको वो कंटेंट पिलर्स बना के, कंटेंट मिक्स बना के थोड़ा स्ट्रेटेजाइज करना पड़ेगा। ओके,